नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इस बजट में एक बड़ा झटका लग सकता है। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि सरकार वो करने वाली है जो अंबानी ने आपके साथ किया, यानी जियो पहले फ्री दिया, फिर थोड़े से पैसे में दिया और धीरे धीरे करके पूरे मार्केट पर उसने कब्जा कर लिया। सरकार का पहले से कब्जा है, लेकिन अब वो मोटी रकम उस सेवा पर वसूलने की तैयारी कर रही है जो कि अब तक फ्री है। इससे पहले आप दिमाग लगाएं, आप सोचें कौन सी सेवा होगी, ऐसी कौन सी सेवा है जो फ्री है जिसको सरकार चार्ज करने वाली है। अब तो सभी पेड कर दिया है। मुझे याद है हम लोगों ने जब होश संभाला, या कहे तब तक मैं नौकरी में आ गया था, तब तक इस देश में सड़कों पे चलने पे टोल नहीं लगता था। अब आप बगैर टोल के किसी सड़क पे चल पाएँ तो ये आपकी जीवन की उपलब्धि होगी। तो जिस सेवा की मैं बात कर रहा हूँ वो सेवा है जिसका आप भरपूर आनंद ले रहे हैं, भरपूर मज़ा ले रहे हैं, और आपने सोचा भी नहीं होगा कि अचानक किसी दिन आपके सर पे ये बम गिरने वाला है। दुनिया के बहुत सारे देशों को ये सेवा, ये सुविधा हमारी सरकार ने दिखाई है और ये बताया कि इससे मोटा पैसा छाप सकते हो। तो सारी दुनिया के देश बहुत इम्प्रेस्ड हैं और मोदी जी इसका जिक्र कर कर के लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं। लेकिन इस सुविधा का और इस सेवा का असली रंग अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन हो सकता है इस बजट के बाद ऐसा कोई रंग सामने आ जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 2018 से लगातार कोशिश चल रही है कि इस सेवा को पेड कर दिया जाए, और मैं बात कर रहा हूं यूपीआई सेवा की। यानी आप जो तुरंत मोबाइल पे पेमेंट करते हैं क्यूआर कोड स्कैन करके, और उसके लिए आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़ता, एक देहला भी नहीं देना पड़ता। आने वाले समय में हो सकता है आपको उसके लिए भुगतान करना पड़े, और हो सकता है इसी बजट में उसके लिए भुगतान करना पड़े। इस बजट की बात मैं क्यों कर रहा हूं, तो वो आपको इस तरह समझना होगा कि जब मोदी जी एक देश एक चुनाव लाना चाहते हैं, इसीलिए लाना चाहते हैं कि सरकार के ऊपर कोई प्रेशर ना हो, एक बार सारे चुनाव जीत जात जाओ, उसके बाद खुल के खेलो। जनता के पास 5 साल तक मौका आने वाला नहीं है। 2-3 साल में सरकार भूल जाएगी, जितने लट्ठे बजाना है बजा लो, जितना जो करना है कर लो। उसके बाद में फिर हम मस्का लगा लेंगे या फिर कोई और मुद्दा लेके आ जाएंगे, और ऐसा होता आ रहा है लगातार। हम किसी पार्टी की तरफ से क्यों बोलें, ज़्यादातर सरकारें इसी तरह करती हैं। तो जब चुनाव के बाद जब सरकार का पहला बजट आता है तो उसमें सरकार खुलकर खेलती है, ज़बरदस्त बम गिराती है। और इस बार के बजट में एक खास बात यह भी है कि लेखानुदान आया है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टैक्सेशन सरकार ने होल्ड करके रख लिए। क्यों? क्योंकि चुनाव आने वाला था। अब आएगा जब पूर्ण बजट, तो उसमें यूपीआई को पेड किया जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। यूपीआई पेड हो जाएगी तो कितने पैसे लगेंगे, इसके भी 2-3 फार्मूले हैं, मैं उनको आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको पहले बताऊं कि 2018 से जब से यूपीआई धरती पर आया, तब से लगातार इसके ज़रिए पैसे कमाने की कोशिशें क्यों चल रही हैं। यूपीआई चलाने का काम करता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, जो भारत सरकार की कंपनी है। और ये जो है इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स को कोऑर्डिनेट करती है। मसलन आपने एक क्यूआर कोड स्कैन किया, जैसे ही आपने क्यूआर कोड स्कैन किया, तुरंत आपके मोबाइल ने रिकॉग्नाइज किया ये फला फला बैंक का अकाउंट है। उसके बाद पहले ये वैलिडेट होगा कि वो वैसा अकाउंट सही है या नहीं है, जो भी है। उसके तुरंत बाद आप पैसे भेजेंगे। जैसे ही आप पैसे भेजेंगे, इंटरनेट से उस बैंक को इन्फॉर्मेशन जाएगी कि उनके पास पैसे आए हैं, और जैसे ही उनको पैसे मिल जाएंगे वो इन्फॉर्मेशन मेरे बैंक को आएगी कि पैसे आ गए हैं, और जैसे ही मेरे बैंक को इन्फॉर्मेशन आएगी वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। तो एक जो आप एक पेमेंट करते हैं उसमें 5-6 कम्युनिकेशन होते हैं, बल्कि ज़्यादा, क्योंकि वो कम्युनिकेशन यहाँ भी जाता है, वहाँ भी जाता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है। करूँगा तो उस पर फिर 5 मिनट वीडियो के चले जाएंगे। बहरहाल ये सारा काम एनपीसीआई करता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई 2018 से चाह रहा है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन जो हैं उसमें कुछ रेवेन्यू का सिस्टम बन जाए, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल आ जाए। यानी जो यूपीआई ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करने वाले सारे बैंक हैं
उनसे कुछ कुछ पैसा एनपीसीआई को मिल जाए, कुछ एक बैंक को मिल जाए, कुछ दूसरे को मिल जाए और ये पैसे जनता से वसूले जाएं। दिक्कत यह है कि 2018 में ये प्रपोजल आया, 2019 में चुनाव था, यानी एक चुनाव पूरा निकल गया, दूसरा चुनाव भी आ गया, सरकार को इसका मौका नहीं मिल पाया। इसके बाद में उसने ये इम्प्लीमेंटेशन जो था रेवेन्यू मॉडल, शेयरिंग मॉडल का, इसको टाल दिया कि 2019 में चुनाव आ गए थे। और उसके बाद 2019 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डिस्कशन पेपर रिलीज़ किया इस पे, और ये कहा गया कि जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, जैसे कि जीपे, जैसे कि फ़ोनपे, जैसे कि पेटीएम, इन सब को एक कंसल्टेशन पेपर भेजा और उनसे कहा कि आप बताइए कि आप इसमें बताइए कि क्या रोल हो सकता है यूपीआई ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने का और उससे पैसे बनाने का। इसमें बहुत सारे सुझाव आए आरबीआई के पास में, लेकिन बात फिर भी टली रह गई। 2020 आया और उसने एक नया फीचर यूज़ किया, इस्तेमाल किया, और उसको कहा लिंक्ड उत्सव अकाउंट। इसके ज़रिए हम पैसे बनाएंगे। एनपीसीआई ने इससे पैसे बनाने के लिए मर्चेंट्स को, यानी जो आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, उनको इजाज़त दे दी। अब लिंक्ड उत्सव अकाउंट क्या होता है? जब आप जीपे से पेमेंट करते हैं, जब आप पेटीएम से पेमेंट करते हैं, तो आपको वहाँ एक स्क्रैच कूपन मिलता है। आप स्क्रैच कूपन को स्क्रैच करते हैं तो उसके अंदर कोई प्रोडक्ट होता है, वो ये वाला कपड़ा आप खरीद लोगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। अब आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा और आपने अगर वो खरीद लिया तो जिस कंपनी का कुर्ता बिका है वो कुछ पैसे जीपे को या पेटीएम को या यूपीआई कंपनी जो भी होगी उसको देगी। यानी इस तरह से पैसे बनाने का जो फैसिलिटी थी वो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इनको दे दी कि भैया इस तरह से पैसे कमा लो। लेकिन इससे भी बैंकों को संतोष भी नहीं है और बैंकों के पास पूरा रोकड़ा नहीं आ रहा है। लेकिन इसके बाद में अगले ही साल 2021 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने कहा कि अब क्या करें। बार बार सरकार के पास जाते, सरकार कहती थी, बीजेपी कहती थी भैया हमको चुनाव जीतना है, हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या हुआ, एक परमिशन दे दी गई बैंकों को कि एक छोटा सा अमाउंट यूपीआई पेमेंट्स पे आप कमा सकते हो, बशर्ते पैसा आप आम जनता से मत नहीं लोगे। खरबूजा छुरी पे गिरी, छुरी खरबूजे पे, एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने क्या किया कि जो मर्चेंट्स थे, यानी व्यापारी थे, उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया। कौन से मर्चेंट से? जिससे आप सामान खरीदते हो, सब्जी वाले से, इससे उससे। जब वो अपने वैलेट से पैसे निकालता है तब उसको भुगतान करना पड़ता है। तो इस तरह की व्यवस्था की परमिशन 2021 में आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क बना के दे दी और कहा कि इससे आप पैसे कमा सकते हो और एक छोटी सी फीस आप मर्चेंट से ले सकते हो। अब आप सोचिए, सिलसिला लगातार चल रहा है, छोटी छोटी सुविधाएं मिल रही हैं इनको वसूली करने की, लेकिन जब एक देश में एक दिन में 50 करोड़ पेमेंट होते हों तो इससे इनको तसल्ली कैसे हो जाएगी। ऊपर से बैंक, जो लोग बैंकिंग से पिछले 15 साल में डील कर रहे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले बैंक किस तरह से सुविधाएं देते थे और अब कैसे एक एक सुविधा का वो चार्ज कर रहे हैं। कुछ समय बाद अब ब्रांच में जाएंगे, नमस्ते करने के पैसे लेने लगेंगे। ये स्थिति आ गई है। एक ज़माना था 15 रुपये, ये मैं बात कर रहा हूँ 90 के दशक की, 15 रुपये एक ट्रांजेक्शन जो होता था, जब आप बैंक में जाते थे, पैसे निकालते थे या जमा करते थे, तो 15 रुपये का खर्चा बैंक को आता था। उसके बाद एटीएम आए तो कहा गया ये बड़ा रिवोल्यूशनरी है। अब इसमें तो केवल 5 रुपये ही लग रहे हैं। ये तब की बात बता रहा हूँ जब सैटेलाइट से एटीएम चलते थे, तब इंटरनेट इतना नहीं आया था। तो बोले ये सुविधा तो बड़ी अच्छी है, इसे 5 ही रुपये लगेंगे तो बैंकों की 10 रुपये की बचत हो जाएगी एक लेन देन पे। तो धड़ाधड़ एटीएम चलाए गए और एटीएम फ्री होते थे। जाहिर बात है बैंक के तो 10 रुपये बच रहे हैं, लेकिन उसके बाद में उस एटीएम पे भी आपसे पैसे लेना शुरू कर दिए गए। तो बैंक को जहां से मिलता है आपसे पैसे छीनने का, उस जुगत में लगा रहता है। और ये बार बार कंसल्टेशन पेपर, ये सब चीज़ें जो आ रही हैं, ये सब बैंकों के दबाव के कारण ही आ रही हैं। 2022 में बाकायदा एक चिट्ठी लिखी बैंकों ने कि भाई साहब इससे हमारा काम नहीं हो पा रहा है, आप हमको कुछ स्मॉल परसेंटेज वगैरह ट्रांजैक्शन वैल्यू का वसूलने की इजाज़त दीजिए।
2023 आया, यूपीआई पेमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये सब सुविधाएं देते जा रहे हैं और इनको कुछ नहीं मिल रहा है। ये मोदी जी से कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं नहीं लगे रहो, ये बहुत ज़रूरी सेवा है, अभी और लोगों को आदत पड़ने दो। इस बीच में सरकार एक डिजिटल रुपी लेके आई है, यानी कागज़ के नोट की जगह मोबाइल में नोट होगा, आपके मोबाइल से पैसा चला जाएगा, मोबाइल से ही आ जाएगा। यानी आपकी डिपेंडेंस डिजिटल पे वैसे ही यूपीआई के जरिए बहुत बढ़ गई है, पर उससे भी बढ़ जाएगी जब आप पूरी तरह से, आपको आदत पड़ जाएगी भाई जियो का डाटा इस्तेमाल करे वगैरह हमारा मोबाइल नहीं चलेगा, तब जियो असली रोल में सामने आएगा। उसी तरह से हमारे मोदी जी जब पूरी तरह से डिपेंडेंस आ जाएगी जनता की, तभी सामने आएंगे। तो अभी क्या हो रहा है, अभी कुछ पैसा सरकार दे रही है इन बैंकों की, भैया थोड़े से पैसे हमसे ले लो, थोड़ा घाटा तुम उठाओ और इसको चलने दो अभी। लेकिन शेर इंतज़ार में, घात में है कि सही मौका आए और हम जनता पे छलांग लगाएं। और मुझे ऐसा लगता है ये वाला जो बजट है ये सही मौका है, क्योंकि इस बजट में अब सरकार वरकार भी बन गई है, अभी फ़िलहाल मोदी जी को चुनाव में जाना नहीं है। कोई ऐसी बहुत स्थिति, मान लीजिए राज्यों के चुनाव में 19-20 होती भी है तो कोई बहुत फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, समर्थन मिलते रहना है, सबको पता है, जो हमारा वीडियो देखते हैं उनको पता है। ऐसी स्थिति में मामला उलझा हुआ है और 2023 में एक नया तरीका निकाला गया मोनेटाइज करने का। उसमें बैंकों के मर्चेंट से कहा गया कि आप जो आपका जो वॉलेट है, बैंक से बैंक चला गया यूपीआई पेमेंट, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेमेंट अगर आपका पेटीएम के वॉलेट में आया, अब तो पेटीएम का वॉलेट ही खत्म कर दिया और उससे आपने पैसा निकाला, तो आपको 1.1% पैसा बैंक को देना पड़ेगा। यानी जिससे आप सामान खरीद रहे हैं उसको 1 रुपया 100 रुपये पे 1 रुपये 10 पैसे देने पड़ रहे हैं बैंकों को। अभी आप फ्री में सामान खरीदे जा रहे हो, ये सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। 2023 जनवरी में बहुत सारे यूपीआई के लोगों ने ये कहा कि ट्रांजैक्शन भारत में 800 करोड़ से ज़्यादा का रोजाना होने लगा है और अप्रैल में 2024 में ये ट्रांजैक्शन लगातार बढ़ता चला जा रहा था। रोज़ करीब 45 करोड़ के आसपास लेन देन हो रहे थे यूपीआई से और इसके बाद में मामला गया टेढ़ा और पूरी तरह से सरकार इस पर टूट पड़ी। तो जो फार्मूले आए अभी तक कि वसूली कैसे की जाए, मैं वो फार्मूले आपको पहले बताता हूं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, अभी तक हम लोग जो पेमेंट करते हैं, भुगतान करते हैं, वो आईएमपीएस के जरिए करते थे। जब यूपीआई नहीं आया था तो आप बैंक में जाएंगे, वहाँ पर एक बैंक से दूसरे बैंक पे आप डिटेल भर के बैंक ट्रांसफ़र नहीं करते, तो आईएमपीएस पे, आरजीटीएस वगैरह पे करते थे। तो आईएमपीएस का जो रेट है वो 2.5 से 25 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन है और इस पर निर्भर करता है कि आपका जो अमाउंट कितना है। जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतनी ज़्यादा फीस लगेगी, ऐसा आईएमपीएस का सिस्टम है। एक सुझाव ये आया कि आईएमपीएस वाले फार्मूला को अपनाया जाए, उस हिसाब से भुगतान किया जाए। अगर वो सुझाव आता है और स्वीकार किया जाता है इस बजट में, तो आपको 1000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन पे 2 से 3 रुपये देने पड़ेंगे। अगर 1000 से 10,000 के बीच में ट्रांजैक्शन है तो 5 से 10 रुपये देने पड़ेंगे और अगर ट्रांजैक्शन 10,000 से ज़्यादा है तो आपको 15 से 25 रुपये देने पड़ेंगे। अभी जब मैं आपको ऊपर एक चार्जेस बता रहा था जो लागू कर दिया गया है, वो चार्जेस 2000 रुपये से ऊपर के पेमेंट पर है। यानी अब अपने वॉलेट से जब 2000 रुपये से ज़्यादा निकालोगे, कोई मर्चेंट जब निकालेगा तब उसको वो भुगतान देना पड़ेगा। 1.1% वाला जो मैंने बताया था, ये अहम सूचना थी जो चूक गई थी। इसके अलावा एक और प्रस्ताव आया कि इसको परसेंटेज बेस कर दिया जाए, यानी जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है उसका परसेंटेज, तो 1 से 5% के बीच में प्रस्ताव आया। सोचिए 1 से 5%, 100 रुपये का आप सब्जी खरीदोगे, 5 रुपये यूपीआई के देने पड़ेंगे, ये प्रस्ताव था। दूसरा सुझाव आया कि परसेंटेज के बेसिस पे भुगतान लिया जाए, तो 0.1% से 0.5% के बीच का दर तय कर दी जाए। तो जैसे आप 1000 रुपये की पेमेंट करोगे तो वो आपसे 1 रुपया ले लेंगे और वो 5 रुपये भी ले सकते हैं, क्योंकि प्रस्ताव 1 से 5 रुपये के बीच का था। इसमें यह कहा गया कि 1000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन पे आप जो है वो 1 रुपया फीस कर दो और उससे ऊपर वाले पे आप फीस बढ़ा के 50 रुपये कर दें। यानी 10,000 ट्रांजैक्शन से ऊपर जाए तो आप 50 रुपये कर दो। अब आप सोचिए,
ये बहुत छोटी सी रकम से शुरुआत करने की बात है कि आप पहले लोगों से पैसे लेना शुरू करो। यानी जिस यूपीआई को वर्ल्ड क्लास मॉडल, ये वो तमाम सारी बातें कही जा रही हैं और जिसको दुनिया के देश लपक लपक के ले रहे हैं, वो इसी नीयत से ले रहे हैं कि जनता के पैसे पर उन देश की सरकारों की पकड़ मजबूत हो जाएगी। जो धन होगा वो सरकार के सिस्टम से जाएगा। आप अगर 10 रुपए देते हो तो आपने 10 रुपए दिए, ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन के सर्वर से होते हुए बैंक तक जा रहा है। यानी सरकार को आपके एक एक लेन देन के बारे में पता है। पहली चीज, कोई भी सरकार अपना कंट्रोल चाहती है, टोटल कंट्रोल, उसके पास तो ये बहुत अच्छा मौका है। वो तो चाहेगी यूपीआई सिस्टम आ जाए। आप खुशी खुशी से उछल उछल के यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आखिर में मामला कहां पहुंच रहा है सोचिए। दूसरा, सरकार के पास ये लगान वसूलने का एक नया तरीका आ जाएगा। लगान कह लो, जजिया कह लो, टैक्स कह लो, चौथ कह लो, जो कहना है, उसका एक और तरीका आ जाएगा। अब सरकार जो है वो पहले वही फ्री करके आदत डालेगी जियो की तरह, उसके बाद पैसे वसूल। तो दुनिया भर की सरकारें क्यों उत्साह दिखा रही हैं? इसलिए दिखा रही हैं कि उन सरकारों को जनता के जेब से माल निकालने का एक ऑप्शन और मिल गया। सरकार का खर्चा कभी नहीं रुकता, बढ़ता जाता है। इसके अलावा एक फिक्स फीस का भी सॉल्यूशन आया कि ये परसेंटेज छोड़ो, फिक्स तय कर दो कि भैया जैसे एटीएम विड्रॉल के पैसे लगते हैं, एक बार निकालोगे 2 रुपये से लेके 5 रुपये आपका वो जो विड्रॉल का लेते हैं, उसी तरह से हम आपसे पैसे ले लें। 2 रुपये दो भैया, आपने पेमेंट किया, 2 रुपये दो। एक ये फार्मूला भी आया। इसके अलावा एक मंथली कैप का भी फार्मूला आया कि लोगों को कहो भैया महीने, जैसे एटीएम में होता है ना कि आपको महीने में इतने ट्रांजेक्शन फ्री हैं, इससे ज़्यादा करोगे तो पैसा लगेंगे। तो इसीलिए ये कह दिया गया कि मंथली कैप बना दिया जाए कि महीने में 20 पेमेंट आप यूपीआई से करोगे तो फ्री रहेगा, उससे ज़्यादा करोगे तो 2 से 5 रुपए लगेंगे। अब आप सोचिए इस धंधेबाजी का नतीजा क्या होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। जैसे ही ये लागू होगा, आरबीआई के खर्चे बढ़ जाएंगे। अभी आरबीआई मजे में है, क्योंकि अगर मुझे पैसे देने हैं तो सरकार, मेरा तो हक है, मैं क्यों एप्लीकेशन इस्तेमाल करूं? मैं तो कहूँगा नोट गिन के कागज़ से दूंगा। कागज़ से नोट गिनने का मतलब ये है कि आरबीआई को नोट छापने पड़ेंगे, नोट का रेगुलेशन करना पड़ेगा, बैंकों को भी नोट के ट्रांसपोर्टेशन से लेके, इससे लेके, उससे लेके सब खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो अभी सरकार के पैसे बच रहे हैं, लेकिन सरकार चाह रही है पैसे तो और कमा लूँ, लेकिन उधर से नुकसान ना हो। एक ये वजह भी ये टलता जा रहा है। आरबीआई सोच रहा है कि थोड़ा सा मैं डिजिटल रुपये पे, दिन रात ट्रायल चल रहे हैं आरबीआई में, पीछे पीछे काम चल रहा है ज़बरदस्त। तो डिजिटल रुपये जो है आ जाए, उसके बाद में बेटा फिर तुम मुझसे कागज़ का नोट भी नहीं मांगोगे, तब मैं तुमसे यूपीआई पे वसूलूंगा। तो बहुत सारे इसमें फार्मूले चल रहे हैं। इसके अलावा यूनिफॉर्म फेलिसिटेशन फीस भी है, जिसमें 0.3% ले लिया जाए, और वो इसलिए ले लिया जाए कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब जैसे जैसे ट्रांजिशन बढ़ रहे हैं, बहुत सारे सर्वर लगाने पड़ेंगे, कंप्यूटर लगाने पड़ेंगे, दफ्तर खोलना पड़ेगा, तो ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कॉस्ट निकल आए किसके? एनपीसीआई के। इससे ये माना जा रहा है कि इससे रेवेन्यू जनरेशन होगा 5,000 करोड़ से ज़्यादा। ये अनुमान लगाया गया था 23-24 के लिए, अब 24-25 के अनुमान लगाए जाएंगे। बजट में आएगा तब पता चलेगा। बजट के बारे में अनुमान ही लगा सकते हैं। बजट अत्यंत गोपनीय दस्तावेज होता है, और आपको शायद पता है या नहीं है कि बजट अगर लीक हो जाता है, बजट की कोई बार बाहर आ जाती है, तो उस पर सरकार गिर जाती है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ऐसी नज़ीरें हैं। ब्रिटेन की एक नज़ीर है कि वित्त मंत्री ने किसी से ये कह दिया कि ये जो सिगरेट पी रहे हो ना, अब आसानी से पी नहीं पाओगे, और उसके आधार पर उस पत्रकार ने जो सिगरेट पी रहा था एक खबर छापी कि सिगरेट बजट में महंगी होने वाली है। और उसके बाद बजट में जब सिगरेट महंगी हुई तो मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। सरकार को पूरी इस्तीफा देना पड़ता है, मंत्री को नहीं, पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। परंपरा ये है लोकतंत्र की। इसके अलावा प्रीपेड जो वॉलेट्स होते हैं उनके बीच में इंटरचेंज फी भी लगाई जा सकती है, जो लगा दी गई है 2023 से 1.1%। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें अलग अलग बन रही हैं। इसमें मर्चेंट कोशिश हो रही है कि जो व्यापारी है उस पर आप लगा दो। जैसे कि आप सब्जी वाले के ऊपर से वसूली कर लो। जब आप सब्जी खरीदने जाओगे 2 रुपये बढ़ा के दाम बताएगा आपको, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपसे टैक्स ले लिया या यूपीआई का आपने चार्ज दे दिया। आपको लगेगा हाँ भाई थोड़ा सा ये टिंडा महंगा हो गया है, यही लगेगा ना।
ये भी जुगाड़ सरकार लगा रही है लगातार। इसके अलावा इसमें लीगल फ्रेमवर्क की भी बात हो रही है कि जो चार्जेस हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब होंगे तो यूपीआई के ज़रिए, तो उसको किस तरह से उस कानूनी उसकी जो संभावना है वो क्या है क्या नहीं है, इस फीस के पीछे तर्क क्या है, वो तर्क को भी ढूंढा जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेंगे, इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि 1.1% भी पैसा आप बढ़ाते हैं तो देश के पूरे व्यापार पे ये लोड बढ़ रहा है फाइनेंस का, जो दिखने में छोटा लगता है। ब्याज जब कम कर देती है बैंक तो महंगाई कैसे सर पर दौड़ने लगती है, और ब्याज जब बैंक बढ़ा देती है तो कैसे मंदी आने लग जाती है। वो भी तो 1-2% का ही मामला रहता है ना। तो यूपीआई का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अभी इसकी स्टडी होकर भी तरह तरह के सुझाव आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल कहानी जो है वो आपके सामने है, और वो कहानी ये है कि हम आने वाले समय में एक बड़ा खतरा अपने आसपास देख रहे हैं, और ये खतरा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कब हमारे ऊपर एक ये नया चार्ज लग जाएगा। इस पूरी खबर में जो राजनीतिक पहलू है उसको समझिए आप। इस देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए कि 2018 से घात लगाकर बैठा हुआ ये शैतान यूपीआई का, हमको हड़प जाने के लिए इसकी हिम्मत नहीं हो रही कि छलांग लगा दे, क्योंकि लोकतंत्र है। इसकी हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि जनता के पास पावर है, और इसीलिए लोग कहते हैं स्थायी सरकार होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और स्थायी सरकार का सबसे ज़्यादा नुकसान जनता ही उठाती है। अगर कोई परमानेंट सरकार हो या तानाशाह आ जाए, बादशाह आ जाए, 2 मिनट में यूपीआई पे फीस लगा देता, और ये सब लोग यूपीआई पे फीस लगाने को तैयार बैठे हुए, तो फायदा किसको होता? बैंकों को होता, कंपनियों को होता, सरकारों को होता। नुकसान किसको होता? आम जनता को होता। आज आम जनता के पास पावर है तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। बैंक कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी कह रहे ठंड रख, मौका आने दे। और कहाँ 18, कहाँ 24, 6 साल से लगातार ये फैसला चल रहा है, और इस बजट में ये फैसला आ भी सकता है, क्योंकि ये सरकार के लिए कड़े कदम उठाने का ये मुफीद मौका है। क्योंकि अभी वो चुनाव से जीत के आई है, उसका हनीमून पीरियड चल रहा है, और पहले 1-2 साल में जितना भी करना है जनता पे सख्ती, उनका मौका सरकारों को मिलता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।